हेलो बच्चों, सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी 3D सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के लैपटॉप क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक गए थे, प्लेन की इक्वेशन निकाली थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। सबसे सिंपल कंसेप्ट है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे निकलने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको पता करनी है। ठीक है, ए एंड बी पार्ट दोनों सिमिलर हैं। एक पार्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी हेल्प से दूसरा पार्ट अपना करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज वेरी सिंपल। करना क्या है, जस्ट लर्न द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला देखते हैं। यदि x1 y1 z1 से कोई भी प्लेन पास हो रहा हो, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 हो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है। आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। लाइक मैं सपोज बी पार्ट को कंसीडर कर लूं, दिस इज द पॉइंट बी। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पहली वाली कंडीशंस तो हम करेंगे नहीं, चेक या जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका रीजन है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि 3 पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे प्लेन पास नहीं होता। तो लाइक अब फर्स्ट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जब करने लगेंगे, तो फर्स्ट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन तीनों पॉइंट्स की डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लीजिए। तीनों पॉइंट का डिटरमिनेंट यदि 0 आ जाता है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। एक नई चीज आप ध्यान रखेंगे, तो पार्ट ए जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन नहीं निकलेगी। आप पार्ट ए में तीनों पॉइंट्स को लेके उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है तो आप कह देंगे ए बी सी ऑल 3 पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, ऑल 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो ऑलवेज हम ये चेक कर सकते हैं। तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दैट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे तो हम उसकी इक्वेशन निकालने की ट्राई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वन पार्ट में सिंपली तीनों पॉइंट्स को लेकर डिटरमिनेंट निकालनी है, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, वहीं पर रुक जाना है आपको। मगर सेकंड पार्ट में जो 3 पॉइंट हैं जिनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन बी में, उनका भी डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट आपने सॉल्व किया तीनों के, ये आपका डिटरमिनेंट के पार्ट में अब ये हट गया है। मगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो डिटरमिनेंट्स में हम ये करते हैं कंडीशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है बच्चों। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट से निकालने का ये तरीका होता है, यदि 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, उनको कोलिनियर प्रूव करने का तरीका होता है, पहले पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट ले लीजिए, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो दूसरे पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट, और थर्ड रो तीसरे पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट। और यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह देंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और 0 नहीं आती है तो कोलिनियर नहीं है। तो पार्ट 1 ए पार्ट में जब हमने किया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर थे, तो आगे हमने नहीं किया। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो वहां से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। मगर पार्ट बी में तीनों पॉइंट्स को लेके मैंने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया हुआ है ये, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो इनसे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने पर ये 3 पॉइंट हो तो उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन है। आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। करना कुछ भी नहीं है, आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो पहले पॉइंट को x1 y1 z1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 z2 और तीसरे को x3 y3 z3 रखे। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। आपको ध्यान रखना है तीनों केसेस में x1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे y1 को और यहाँ पे z1 को। आपने वैल्यूज पुट की तो यू विल गेट दिस वन पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। इसको नॉर्मल डिटरमिनेंट के मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, नॉर्मल डिटरमिनेंट के मेथड से। लाइक x माइनस 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 आ गया। एंड लाइक दैट जो भी आ गया दैट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, पहले 3 पॉइंट दे रखे हो तो आप चेक कर लीजिए वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। इफ दे आर कोलिनियर है तो आप कह देंगे कि उनका मतलब तीनों का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो कह देंगे यहाँ से इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, तो हम निकालेंगे नहीं।
और यदि नहीं है तो फिर प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं ऑल द इंटरसेप्ट फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से यहां पे बता देता हूं। एक प्लेन दे रखा है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन 3 एक्सिस। तो इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन 3 एक्सिस निकालने का बच्चों बड़ा बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आप कहेंगे सर इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। उसमें कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है बच्चों? जो राइट साइड में 5 दे रखा है आपका, राइट साइड में जो 5 दे रखा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो राइट साइड में जो 5 दे रखा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने पे यह आएगा 2 अपॉन 5x प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट न्यूमरेटर में रखना है वो 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। मतलब x के साथ जो भी नंबर है उसे उसके डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो यहाँ पे जैसे 2/5x था ये, तो इसके डिनोमिनेटर में मैं 5/2 ले गया हूं। y/5 ये बिल्कुल उसी फॉर्म में, z के साथ -1 आ रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में प्लेस कर देता हूं। तो ये आएगा x अपॉन 5/2 प्लस वाई अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन -5 इक्वल टू 1। अब एग्जैक्टली ये आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी फॉर्म है। तो x के नीचे जो भी आ रहा है वो a होगा, दैट इज x इंटरसेप्ट। y के नीचे जो भी आ रहा है वो b होगा, दैट इज y इंटरसेप्ट। और z के नीचे जो भी आ रहा है वो c होगा, दैट इज z इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से हम तीनों इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये एग्जाम में कई बार आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मगर ये सीबीएसई में 1 मार्कर आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, मगर करना आना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो बच्चों जो भी ZOX प्लेन के पैरेलल प्लेन होगा उसके लिए आपका जो ZOX प्लेन है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। आप कहोगे सर कैसे पता लगा? ऐसा होता है ZOX प्लेन का मतलब XZ प्लेन है, और XZ प्लेन के बारे में एक पक्की बात होती है y इक्वल टू 0। ऐसे ही यदि XOY प्लेन दे रखा हो, XOY प्लेन, उसकी इक्वेशन चाहिए तो वो z इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही YOZ प्लेन हो कहीं पे भी तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगी। अब उसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा आपका, ZOX के पैरेलल जो भी प्लेन होगा उसकी इक्वेशन हमेशा होगी y इक्वल टू सम कांस्टेंट। ऐसे ही XOY प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी z इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहां पे आपका प्लेन है ZOX, तो इसके पैरेलल एक प्लेन की इक्वेशन हमेशा होगी y इक्वल टू कांस्टेंट। और इस केस में y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन y इक्वल टू 3 हो जाएगी आपकी। XOY प्लेन के पैरेलल किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो वो z इक्वल टू कांस्टेंट होगी। z एक्सिस पर सपोज इंटरसेप्ट 5 दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन z इक्वल टू 5 हो जाएगी। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ये मैं आपको पिछले मेरे जो एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे हम इसको निकालते हैं, तो वहां पे देख लेंगे। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स केस में वो एक्सप्लेन किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको सॉल्यूशन यहां से देखना हो तो पॉज करके देख सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11th। अब ऑल्दो 11th क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स उसने आपके सिलेबस से हटा दिया है, मगर यहाँ पे एक ग्रेट कंफ्यूजन है, तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा अभी आप मेरा ये वीडियो देख के इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करना सीख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी आती है। आप कहेंगे यस सर आती है, वो हो जाएगी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0।
ठीक है, पिछले दो क्वेश्चन मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, वीडियो नंबर 14 में, तो वहां पे किए हुए हैं। अब मगर नहीं भी किए हुए हैं तो अब इस तरीके से कर सकते हो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो पहली बात करते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन बाद में यूज करेंगे। तो पहला प्लेन ये दे रखा है, दूसरा प्लेन ये दे रखा है, दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन ये आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। आप कहेंगे ठीक है सर, आ गया। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, x, y और z के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर देना है। कैसे अलग करेंगे, देखो x की एक टर्म तो यहां से आएगी और एक टर्म 2 लैम्डा x यहां से आएगी। देख लीजिए, दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया तो 2 लैम्डा प्लस 1 आ गया। ऐसे ही y की एक टर्म यहां से आएगी, एक 3 लैम्डा y यहां से आएगी, दोनों में से y कॉमन ले लिया। ऐसे ही z की एक टर्म 1 यहां से आएगी और 4 लैम्डा यहां से आएगी, तो उसमें से z कॉमन ले लिया। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म -1 यहां से आएगी और -5 लैम्डा यहां से आएगी, तो -5 लैम्डा प्लस 1, ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ गई प्लेन की पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। आप कहेंगे ठीक है सर, ये ओवरऑल इक्वेशन आ गई हमारी ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। इतना तो हमने पता कर लिया, वो हम पहले के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, दो प्लेन से पास होने वाले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। अब लैम्डा कैसे निकालना है उसके लिए बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। अभी यहाँ पे जो इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो जो हमें प्लेन हमने निकाला है वो इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। वो हमारा ये प्लेन है जिसका आगे मैंने टिक किया हुआ है, यह इक्वेशन 1 है। नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो परपेंडिकुलर के केस में मैं आपको कंडीशन बता देता हूं, दो प्लेन आपको दे रखे हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो आपको क्या करना है। एक प्लेन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। नोट कर लें आप इसको, d1 इक्वल टू 0 फर्स्ट प्लेन है, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब कहेंगे ठीक है सर, ये दोनों प्लेन हो गए, a1 b1 c1 d और a2 b2 c2 हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो बच्चों परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दोनों में जो भी x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। दिस द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। पहले वाले प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट a1 है, b1 और c1 है, और दूसरे में a2 b2 और c2 है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। अब नोट कर लीजिए, कंसेप्ट मैं बता नहीं रहा हूं, आप ये कंडीशन लर्न कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट फिर वही आ जाएगा, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, और इसको मैं कराने के लिए इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं। तो देखिए, पहले वाले प्लेन में आपने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट निकाल लीजिए a1 b1 c1, और दूसरे वाले प्लेन में आ जाएंगे 1 माइनस 1 एंड 1, 1 माइनस 1 एंड 1। तो इनके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। यही आपका कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स है। तो यहां पे देखिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स हाईलाइट की हुई है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स है। आपको समझ में आ गया? तो आप पहले प्लेन से a1 b1 और c1 की वैल्यू रख दीजिए, दूसरे प्लेन से a2 b2 और c2 की वैल्यू रख दीजिए। इनके प्रोडक्ट का सम ये 0 आ गया। इससे कैलकुलेट करने पे 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और बच्चों लैम्डा -1/3 है। लैम्डा -1/3 है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी जो इक्वेशन आई थी उसके अंदर हम रख देंगे। इक्वेशन कौन सी आई थी? ये वाली। इसमें लैम्डा की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी, लैम्डा की कितनी वैल्यू निकाली है? -1/3। ये इसके अंदर रख देंगे। रखने पे दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द डिजायर्ड प्लेन। और वो ठीक है सर, पता चल गया, पता चल गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी करा रहा हूं, ऑल्दो दिस इज आल्सो डायरेक्टली नॉट इन योर सिलेबस, मगर वो दूसरे तरीके से इसे निकाल सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं, और आप इसे ध्यान से समझ लें। अगर आप फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, एंगल बिटवीन प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझ लीजिए।
एक प्लेन है आपका r डॉट n1 इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन है r डॉट n2 इक्वल टू d2। n1 पहले प्लेन के नॉर्मल है और n2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन, दिस इज नॉर्मल टू सेकंड प्लेन। अब यदि इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो बच्चों इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए। इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए। जो नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा, 𝜃1 और 𝜃2 के बीच का जो एंगल होगा वही प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। इसलिए एग्जाम में आ सकता है। आपको यदि समझ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं कोई भी। यहाँ पे आपको हो गया सर एंगल बिटवीन प्लेन तो हमारे उसमें कोर्स में नहीं है, एंगल बिटवीन प्लेन तो कोर्स में नहीं है, मगर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो हम निकालते हैं ना वेक्टर में भी। वेक्टर में किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला लिख दिया। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 हो जाएगा। तो पहला एक प्लेन दे रखा है, दूसरा एक प्लेन दे रखा है, तो दिस वन पर्टिकुलर वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही प्लेन्स के बीच में एंगल होगा। अब ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट से हम निकाल देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ पे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। डॉट प्रोडक्ट में आई जे और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका लाइक -15 आ गया। आप इसको इजीली कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 4 + 4 -9 यहाँ से, और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 भी निकाल सकते हो। तो अब आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ n2 पता चल गया। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। n1 डॉट n2 और मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 की वैल्यू रख दीजिए। आप कहेंगे ठीक है सर वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखते ही आपका cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व होने लायक तो नहीं है, सॉल्व होने लायक नहीं है तो जिस भी फॉर्म में आ रही है आप उसी फॉर्म में इसको छोड़ देंगे। तो ऑल्दो दिस इज डायरेक्टली नॉट इन योर सिलेबस बट इनडायरेक्टली इट कैन बी सॉल्व्ड विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। हम सॉल्व कर सकते हैं। दो प्लेन्स के बीच का एंगल, एक्चुअली उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए आप, और उनके नॉर्मल दो वेक्टर्स होंगे, उनके बीच का एंगल हम cos थीटा की नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं बेसिकली वैसे बता रहा हूं आपको इन जनरल। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। नहीं परपेंडिकुलर है नहीं पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल निकालिए। तो बच्चों देखिए दो प्लेनों के परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की कंडीशन देख लीजिए। एक प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज सपोज a2 b2 एंड c2 है। समझ गए? आपको पता लग रहे हैं देख के डायरेक्शन रेशियोज, पहले वाले प्लेन के जैसे डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे देख के पता चल जाएंगे। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तीनों सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए पांचों को। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो पहले वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, दूसरे वाले में भी ऐसे ही एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो दूसरे वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, उन्हें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब तीन चीजें यहां पूछ रहा है वो आपसे सीधा सीधा। तीन चीजें क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि प्लेन पैरेलल है या प्लेन परपेंडिकुलर है या एक दूसरे से पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, तो उनके बीच का एंगल निकालिए। आप कहेंगे ठीक है सर। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि ए बी सी निकालना है। अब मैं आपको जैसे सिखा देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1 को ही ले लें ए, तो ए में ए बी सी आप निकालोगे तो वो आएगा 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, या सेम रख लीजिए। ए हो गया 7, बी हो गया 5 और सी हो गया 6। मतलब a1 b1 c1 क्या निकाल लिया आपने? 7 5 एंड 6। इसके पेयर में जो दूसरा आपको दे रखा है उसमें a1 b1 c1 निकालोगे तो आएगा 3 -1 और -10। आप कहोगे ठीक है सर, ये a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया। फॉर एग्जांपल आपको सिखाने के पर्पज से ले लेता हूं, यहां पे निकालना है आपको सपोज ई में। तो आप देखोगे a1 is 4, b1 is 8,
एंड C1 इज 1। A2 है ही नहीं x की टर्म, तो A2 इज 0, B2 इज 1 एंड C2 इज 1। आप कहोगे ठीक है सर ये पता चल गया। ऐसे ही हम सभी क्वेश्चंस को इनको जब सॉल्व करना है तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कैलकुलेट कर लेंगे। अब यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट आ जाए तो पैरेलल हो जाएंगे। और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो उनके बीच का जो एंगल होगा cos थीटा इक्वल टू आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों प्लेन से एक आध क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं कि वो पैरेलल परपेंडिकुलर करके देख रहा है। पार्ट ए में देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपने A1 B1 C1 निकाल लिया पार्ट ए में। अगले पेज पे चलते हैं, देखिए ऐसे ही आपने A2 B2 C2 निकाल लिया। अब आप ऐसा करिए, इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं, देखते हैं तो देख के पता चल रहा है वो बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। फर्दर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। जैसे देखिए आपने निकाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे -44 आ रहा है तो वो भी जीरो नहीं है। तो ये वाली कंडीशन, तो ये जीरो होता तो वो परपेंडिकुलर होते, ये तीनों इक्वल होते तो वो पैरेलल होते। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तब इनके बीच का एंगल निकालना है। और एंगल निकालने के लिए cos थीटा का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। एंगल आपसे वो वैसे निकलवाएगा नहीं, मगर बाकी दोनों कंडीशन एग्जाम में पूछ सकता है। तो cos थीटा इक्वल टू आएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये सभी वैल्यू दे रखी है, आप रख दीजिए और आपको उनके बीच का cos थीटा आ जाएगा। पार्ट बी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बी में पहला प्लेन ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। तो पहले प्लेन से A1 B1 C1 आपको देख के पता लग रहा है, इट इज 1 1 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए A1 B1 C1 2 1 एंड 3 हो गया। दूसरे प्लेन से आपका A2 B2 एंड C2 कैलकुलेट करेंगे सेकंड प्लेन से, तो आप देखोगे 1 -2 एंड 0। 0 क्यों? क्योंकि Z का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 -2 एंड 0 हो गया। अब इनका रेस्पेक्टिव उनका प्रोडक्ट लेते हैं हम। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लेते हैं। तो A1 2 है, A2 1 है, B1 1 है और B2 -2 है, C1 3 है और C2 0 है। इन सभी का सम 0 आ रहा है। तो इन दिस वे वी कैन से एज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है। इसका मतलब ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो बच्चों इस तरीके से आप कर लेंगे। अगले वाले में हम और देख लेते हैं, इसमें पैरेलल हो जाते हैं। एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। सी, तो सी पार्ट में देखिएगा पहला प्लेन ये दे रखा है, दूसरा प्लेन ये दे रखा है। इसके आप A1 B1 और C1 निकाल लीजिए तो आपको नजर आएगा 2, -2, 4। आप कहेंगे ठीक है सर A1 B1 C1 आ गया। ऐसे ही ये दूसरा प्लेन दे रखा है, इससे A1 B1 C1 निकाल लीजिए तो 1, -3, 6 आएगा आपका। 1, -3, 6, 1, -3, 6। ये आपका आ रहा है एक्चुअली, पहली वाली का आ रहा है 2, -2, A2 एक्चुअली ये इसमें छुप गया है, ये 3 है। जो मैंने मार्क किया है ना उसमें दिखना बंद हो गया है। इट इज 3, A2 इज 3, ये 3 है। तो A1 B1 C1 की ये वैल्यू आएंगी, A2 B2 C2 की ये वैल्यू आएंगी। पहले इन दोनों के प्रोडक्ट का सम ले लेंगे हम। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो यहाँ पे लिया हुआ है, इन सबको ऐड करने पे 36 आता है। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर। मगर A1 अपॉन A2 इनको हम रेस्पेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं। पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो को दूसरे वाले के डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो ये 2/3 2/3 2/3 आते हैं तीनों ही। A1 अपॉन A2 भी 2/3 है, B1 अपॉन B2 भी 2/3 है एंड C1 अपॉन C2 भी 2/3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से
दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन एबीसी में हमने कवर कर लिए हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों प्लेन से आप A1 B1 C1 निकाल लेंगे। A1 B1 C1 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z रेस्पेक्टिवली। यदि उन दोनों का हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालेंगे, वो जीरो आ जाता है तो वहीं रुक जाएंगे, कह देंगे बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। वो जीरो नहीं आता है तो हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 प्लस B1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 देखेंगे। यदि वो इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे हाँ ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एट लास्ट हम दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है तो उनके बीच का कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा आपसे 2020 में नहीं निकलवाएगा, पर भी आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैं एक केस आपको लेके बता देता हूं हाउ टू सॉल्व इट। कोई भी प्लेन ax प्लस by प्लस cz दे रखा हो, ये यहाँ पे फॉर्मूला है देखिए। कोई भी प्लेन ax प्लस by प्लस cz दे रखा हो इक्वल टू d, इसकी किसी भी पॉइंट से x1 y1 z1 से हमें डिस्टेंस निकालनी हो, किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो डिस्टेंस निकालने का ये आपका फॉर्मूला है देखिए। उसमें x की जगह x1, y की जगह y1 रख देते हैं, z की जगह z1 रख देते हैं। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ax में इस प्लेन जो दे रखा है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, उसको माइनस d इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसकी x1 y1 z1 से डिस्टेंस निकालनी है, तो x की जगह x1 लिखा, y की जगह y1 और z की जगह z1 देख लीजिए न्यूमरेटर में। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d एज इट इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। बस यही डिस्टेंस है, इसका मॉड्यूलस लेंगे। उसका रीजन होता है कभी भी डिस्टेंस किस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव बना देंगे। तो 0 0 0 वाला केस नहीं लेता मैं, बी केस एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप सिमिलर वे में कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसलिए कुछ कराने लायक ज्यादा इसमें बचता नहीं है। तो लाइक मैं बी केस ले लेता हूं। आपको इस पर्टिकुलर प्लेन की डिस्टेंस सी ले लीजिए, बी थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालनी है। तो क्या करना है हमें, x की जगह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखा, इस x की जगह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो देखिए 2 आ गया। y की जगह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखा 3, तो प्लस 2 इंटू 3 आ गया। z की जगह इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट रखा, तो माइनस 2 इंटू माइनस 5 आ गया। और दिस माइनस 9 एज इट इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर। कैलकुलेट करने पर ये न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 9 और डिनोमिनेटर में आएगा 3, तो 9/3 दैट इज इक्वल टू 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। एक फॉर्मूला है और बस उसी के बेस पे हम सारा कर देते हैं, उसी के बेस पे सारा कर देते हैं। कोई भी पॉइंट है आपका, लाइक ये निकलवा रहा है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 की माइनस 600 से 2x माइनस 3y प्लस 6z, तो देखिए निकलवा रहा है आपका 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0 की आपकी निकलवा रहा है माइनस 6,0,0 से। ठीक है जी, है ही कुछ नहीं। x की जगह माइनस 6 रखो, देखो ये रख दिया। y की जगह 0 रखो, देखो ये रख दिया। z की जगह 0 रखो, ये रख दिया। दिस कांस्टेंट एज इट इज, ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। जो भी आया ऊपर ये एक्चुअली आ रहा है कैलकुलेट करने पे माइनस 14 बाई रूट 49, तो मॉड्यूलस ले रहे हैं तो ये प्लस 14/7 आ जाएगा एंड दैट इज 2 इज द आंसर। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 11.3 खत्म हो जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा फॉर द मिसलेनियस एक्सरसाइज।
तो प्लेन्स के जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली और सिलेबस में नहीं है वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। थैंक यू।